कल हम यहाँ तक पार्ट 1 कर चुके थे, अब आते हैं पार्ट 2 पर। किया है, जो कि रोमानिया की टेनिस प्लेयर है। इसके बाद हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया? तो विजय दुर्ग रखा गया है फोर्ट विलियम दुर्ग का नाम बदलकर। फोर्ट विलियम दुर्ग की यहाँ पर बात करें तो कोलकाता में ये देखने को मिलता है और वर्तमान में ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। फोर्ट विलियम की स्थापना या निर्माण 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। निर्माण किया गया था 1781 में। इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड के सम्मान में इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ब्रिटिश इंडिया में एक सैन्य अड्डे के रूप में यूज किया जाता था और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने आजादी के बाद इसे ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर के रूप में यूज किया। अभी तक ये ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का। अब इसका नाम चेंज करके रखा गया है विजय दुर्ग। अब देखिए, महाराष्ट्र में विजय दुर्ग फोर्ट से इंस्पायर होकर यह नाम रखा गया है, जो कि मराठा नौसेना का एक प्रमुख किला था। तो विजय दुर्ग नाम रखा गया फोर्ट विलियम दुर्ग का। कहां पर? कोलकाता में। हाल ही में WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है युगांडा में। एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल है कंपाला। देखिए, इबोला वायरस की बात करें तो बहुत ही भयानक वायरस है, इवन कोविड से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 2012-13 में जब अफ्रीकी देश में इसके मामले बढ़े थे तो 50% चांसेस मृत्यु के थे, मतलब 50% तक मृत्यु दर दर्ज की गई थी इबोला वायरस के कारण। यह सबसे पहली बार 1976 में देखने को मिला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। अफ्रीकी देश है कांगो। कांगो में इबोला रिवर बहती है, उसके किनारे पहली बार मिला था, तो इसका नाम पड़ा इबोला वायरस। अब इसकी वैक्सीन का ट्रायल शुरू करा है WHO ने युगांडा में। नेक्स्ट, हाल ही में बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई? तो निर्मला सीतारमण जी, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने 2025-26 का हाल ही में बजट अनाउंस किया था, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अनाउंस किया। अभी देखिए, पूरी डिटेल साझा नहीं की गई है, लेकिन केवल इतना बताया गया है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 100 कृषि जिलों में इस योजना को लॉन्च किया जाएगा और 1.7 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यह है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देखिए, यहाँ पर बजट की बात कर लेते हैं कैजुअली, जो कि 2025-26 के लिए लॉन्च किया गया है। तो बजट का टोटल साइज 50,65,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें टोटल रिसिप्ट्स 34.96 लाख करोड़ रुपीस होगी। इसमें बोरोइंग को छोड़ा गया है। ठीक है। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये GDP का 4.4% रखने का टारगेट रखा गया है। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जो पूंजीगत व्यय है, वो 11.21 लाख करोड़ रुपीस रहेगा। GDP ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है फाइनेंशियल ईयर में 6.3% से लेकर 6.8% तक। तो इसे याद रखिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, हम इस चीज की बात कर लेते हैं कि किस स्कीम के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो इसके लिए 9,406 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 19,794 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,260 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात करें तो इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए 10,230 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,03,000 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 63,500 करोड़ रुपए। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 2700 करोड़ रुपए और नेशनल गंगा प्लान के लिए 3400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इस तरीके से ये आवंटन है अलग अलग स्कीम के लिए, जो मेन है यहाँ पर मैंने आपको बता दी। आगे चलेंगे। हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ। वे किस पद पर कार्यरत थे? नवीन चावला की बात करें तो ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हैं। पहले ये 2005 से लेकर 2009 तक इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इन्होंने काम किया था और अप्रैल 2009 से लेकर जुलाई 2010 तक, 2009 से 2010 तक
ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। भारत के ये 16वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। हाल ही में 79 वर्ष की आयु में नवीन चावला का निधन हो गया। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया था फरवरी 2025 में। आपको पता है संगीत के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। हाल ही में इंडियन अमेरिकन एक बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर और गायिका हैं चंद्रिका टंडन। इनको बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चांट एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया। इनकी एल्बम का नाम है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी के लिए गायिका चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे को दिया गया कॉयबॉय कार्टर के लिए, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो केंड्रिक लमर नॉट लाइक अस, और सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए भी केंड्रिक लमर को ही दिया गया है ग्रैमी अवार्ड नॉट लाइक अस के लिए। तो ये 3 अदर पूछे जा सकते हैं और इंडियन मूल की है चंद्रिका टंडन, तो इनको भी याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड दिया गया इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए। आगे, हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेल्जियम जो कि एक यूरोपीय देश है, इसके हाल ही में नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया बार्ट डी वेवर को। न्यू फ्लेमिश अलायंस एनवीए पार्टी के सदस्य हैं बार्ट डी वेवर, जो कि यूरोपीय देश बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से, इसे भी याद रखिएगा। नए पीएम कौन? बार्ट डी वेवर। हाल ही में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में मंजूर किया गया है? तो भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये मंजूर किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इंडिया के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित करने की मंजूरी दी है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ इतिहास से। पूरे वर्ल्ड में जो पहला व्हाइट टाइगर मिला था ना, वो मध्य प्रदेश के रीवा में ही मिला था। मध्य प्रदेश के रीवा में 1951 में गोविंदगढ़ एक एरिया है, वहां पर महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव जब शिकार पर गए थे तो उनको पहला व्हाइट टाइगर दिखा था और इसका उस वक्त नाम रखा गया था मोहन। तो इसीलिए अब जो भारत की पहली व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, वो भी कहां पर मंजूर किया गया? मध्य प्रदेश के रीवा में। आंसर सी। इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली महिला अश्वेत बनी है शेगो गेलाय। देखिए, साउथ अफ्रीका की रहने वाली है शेगो गेलाय। लॉस वेगास में हुए ग्रैंड फिनाले में इन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। पहला मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात कर लें, दुनिया की पहली और सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है जो कि मैरिड विमेन के लिए आयोजित की जाती है। शुरुआत की गई थी इसकी 1984 में। अब देखिए, 1984 में जब से ये शुरू हुई है, ऑलमोस्ट 40 साल का इतिहास है। कभी भी इस प्रतियोगिता को किसी अश्वेत महिला ने नहीं जीता था। अब साउथ अफ्रीका की पहली अश्वेत महिला, पूरे वर्ल्ड की पहली महिला अश्वेत जो कि मिसेस वर्ल्ड 2025 का जिन्होंने खिताब जीता, शेगो गेलॉय, साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। हाल ही में भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है आईआईटी मद्रास को। देखिए, ये है क्या, इसको समझिए। जो कैंसर पेशेंट होते हैं ना, उनका डीएनए है, उनका जीनोम है, ताकि रिसर्च की जा सके। अभी तक क्या होता था, देखिए इंडिया में काफी विविधता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु है, तो कैंसर की जो डिसीज है ना, उसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। अभी तक वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न देशों की जो डेटा थे, उन्हीं के आधार पर हम कैंसर की दवाई कैंसर पेशेंट को देते थे। लेकिन अब क्या होगा, जो इंडियन कैंसर पेशेंट है, उनका जो जीनोम डेटाबेस है, इन पर रिसर्च करके इंडियन ओरिजिन के आधार पर मेडिसिन को डेवलप किया जा सकेगा। इंडिया में भाई कैंसर के अलग अलग कारण हो सकते हैं, सबकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अलग अलग है। तो इस आधार पर अब इंडियन डेटाबेस के आधार पर हम यहाँ पर रिसर्च कर पाएंगे, हम मेडिसिन डेवलप कर पाएंगे, इनिशियल स्टेज पर ही कैंसर को डिटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए कैंसर जीनोम डेटाबेस को लॉन्च किया ही आईआईटी मद्रास ने।
शुरुआत में तो अभी 480 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का यहाँ पर डेटाबेस है, लेकिन ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है तो कोई भी रिसर्चर अपना डेटा यहाँ पर जोड़ सकता है। तो भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। आगे, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? यहाँ पर आरबीआई की रेपो रेट की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का कटौती की है, मतलब 0.25% रेपो रेट में घटोतरी की है, कमी की है। और पहले जो रेपो रेट थी वो अभी तक 5 साल से एक जैसी थी 6.50%, जिसे अब घटाकर किया गया है 6.25%। तो वर्तमान में आरबीआई ने नई रेपो रेट कितनी निर्धारित की? 6.25%। रेपो रेट जानते क्या होता है? वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। तो रेपो रेट जो कि 5 साल से 6.5% थी, अब उसे घटाकर 6.25% किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है? तो देखिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बन गया है इंडिया। तो इंडिया की रैंक हो जाती है सेकेंड। फर्स्ट रैंक पर वर्तमान में चाइना का स्थान आता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। दूसरे पर है इंडिया और तीसरे पर रखा गया है वियतनाम को। भारत में बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल अभी देश में बन रहे, मतलब जो हम इंपोर्ट पर पहले निर्भर थे वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है और जितने हमको मोबाइल चाहिए वो अब इंडिया में ही लगभग पूरे बनाए जा रहे हैं। तो विश्व मोबाइल निर्माण में भारत की रैंक है वर्तमान में सेकेंड। फर्स्ट पर है चाइना और थर्ड पर है वियतनाम। आगे आइए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत ने कितनी सोलर एनर्जी कैपेसिटी हासिल कर ली है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हाल ही में एक डेटा जारी किया और इस डेटा के अनुसार वर्तमान में भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो ये 100 गीगावाट पहुंच गई है। 2014 में हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी मात्र 2.82 गीगावाट थी, जो कि अब 2025 में बढ़कर 100 गीगावाट हो गई है। टॉप सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान, सेकेंड स्थान पर रखा जाता है गुजरात को और थर्ड पर रखा जाता है तमिलनाडु को। ये टॉप 3 सोलर एनर्जी उत्पादक स्टेट हैं। अभी वर्तमान में हमारी ऑल ओवर सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? 100 गीगावाट का लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? तो भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का हाल ही में अनाउंसमेंट किया। 40 साल के रिद्धिमान साहा भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज रहे हैं। सभी फॉर्मेट से हाल ही में रिद्धिमान साहा ने संन्यास का अनाउंसमेंट किया है। 2007 में इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू किया और 2010 में ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था। अब इन्होंने रिद्धिमान साहा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। पूरे वर्ल्ड में जो आर्द्र भूमियां हैं उनके महत्व को समझाना